आज आपका मई का क्या कौन सा डे है? तो मई का आपका दूसरा दिन है, ठीक है। इससे पहले मई में हम लोगों ने डे वन में करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। आज हमारा डे टू रहेगा। डे थ्री में आपका क्या होगा, पूरा करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संग्रह में आपको क्या देखने को मिली है? वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। संदर्भ की बात करेंगे, हाल ही में बिहार के वित्तीय वर्ष मतलब फिनेंशियल ईयर, ठीक है, 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में मतलब क्या हुआ, भारी वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। और कितना प्रतिशत वृद्धि देखने को मिला वो भी जरा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में राज्य सरकार ने जीएसटी संग्रह में, ठीक है, 18.13% का वृद्धि हुई, ठीक है। कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है? तो 18.13% का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में राज्य सरकार की जीएसटी संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 18.13% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 22-23 की तुलना में 23-24 में, ठीक है। वित्त वर्ष 22-23 में राज्य सरकार द्वारा जीएसटी अन्य करों के अंतर्गत कुल, ठीक है, 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्र किया गया। 23-24 में कितना किया गया? 38,161 करोड़। लेकिन वो आपको ध्यान में नहीं रखना, आपको ध्यान रखना परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई है। तो 18.13% का मतलब क्या होता है, वृद्धि आपको देखने को मिलता है। कितना? तो 18.13% का आपको क्या देखने को मिलता है, वृद्धि आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 22-23 में कितनी थी? तो 22-23 में 34,541 करोड़ रुपए थी। और जो कि मतलब क्या होता है, 23-24 में कितना हो जाता है? 38,161 करोड़ रुपए हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार वित्त वर्ष 22-23 की तुलना में, ठीक है, वित्त वर्ष, ठीक है, 23-24 में मतलब वृद्धि देखने को मिली 10.48%। 22-23 की तुलना में 23-24 में, ठीक है, वृद्धि कितना थी? तो 10.48% था, ठीक है। और यहाँ पे 23-24 की तुलना में, यहाँ पे कैसे दे दिया है, एक सेकेंड, 22-23 की तुलना में 23-24 में वृद्धि जो थी, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2022-23 के तुलना में वृद्धि कितनी थी? 2023 और 24 में वृद्धि कितनी हो गई? तो ये वृद्धि जो थी आपकी 18.13% थी, ठीक है। तो ये टोटल ये आपको जीएसटी और अन्य करों के अंतर्गत ये वृद्धि दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो वृद्धि जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो वृद्धि दिया हुआ है कुल राजस्व संग्रह में वृद्धि दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है, हालांकि दोनों 22-23 से ही बोल रहा है, ठीक है। तो अगर बोलेगा 22-23 की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में कुल राजस्व संग्रह में कितना वृद्धि हुआ, तो 10.48%, ठीक है। अगर बोलेगा यहाँ पे, ठीक है, 22-23 की तुलना में 23-24 में, ठीक है, राज्य सरकार के जीएसटी संग्रह में कितना वृद्धि हुआ, तो 18.13%। अगर जीएसटी पूछेगा तो 18.13%, अगर कुल राजस्व संग्रह की बात करेगा तो 10.48%, ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। जीएसटी में कितना वृद्धि हुआ? 18.13%। अगर पूछेगा कुल राजस्व संग्रह में वृद्धि कितना हुआ 22-23 की तुलना में 23-24 में, तो 10.48%, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब बाकी जो है सबको छोड़ दीजिए। 23-24 में कुल राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 17-18 का दोगुना हो गया, ठीक है। मतलब 5 वर्षों में वित्त वर्ष की बात करेंगे, 5 से 6 वर्ष में कितना हो गया, दोगुना हो गया। जो 17-18 में जो, ठीक है, राजस्व संग्रह था, 23-24 में जाके मतलब क्या हो जाता, दोगुना हो जाता है। क्योंकि 17-18 में 17,236 करोड़ रुपया था, और 23-24 में कितना हो गया, 34,000, ठीक है, 541 करोड़ हो गया। डेट मीन्स कितना हो गया, सीधे के सीधे मतलब क्या होता है, दोगुना हो जाता है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जीएसटी संग्रह में वृद्धि 18.13%, राजस्व संग्रह में वृद्धि 10.48%। और ठीक है, कब से मतलब दोगुना हो गया, तो 17-18 से 23-24 में क्या हो गया, दोगुना हो गया। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान नाबार्ड ने बिहार को 10,372 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। ध्यान रखेंगे, जो कि सहायता में 21% की वृद्धि की गई, ठीक है। एफपीओ जल संभरण विकास परियोजना और कौशल विकास पहल जैसी पहलों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तो नाबार्ड ने जो सहायता प्रदान की है, ठीक है, 10,372 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता जो प्रदान की है, वो क्या चीज के लिए किया है, ठीक है। तो जल संभरण विकास परियोजना और कौशल विकास पहल जैसी, ठीक है, पहलों के लिए नाबार्ड ने वित्तीय सहायता प्रदान की है। वाणिज्य विभाग के अनुसार बिहार राज्य के या आर्थिक उपलब्धि सेवा क्षेत्र पर ध्यान देने, जीएसटी ऑडिट, ठीक है, मुद्दा आधारित निर्णय, कर चोरी के खिलाफ कार्रवाई और कराधान प्रणाली के डिजिटलीकरण,
जो प्रणाली में पारदर्शिता लाई है आदि के कारण ये हासिल है। मतलब वृद्धि जो हुआ ना, तो थोड़ा सा आधुनिकीकरण करने की वजह से हासिल हुआ। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं को भी SGST के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है सीधा सीधा डाटा है तो एग्जाम में पूछा है। दो तरह की चीजें आपको यहाँ पे देखना है। यहाँ पे GST संग्रह में वृद्धि, और दूसरा जो है राजस्व संग्रह में वृद्धि। तो GST संग्रह में वृद्धि की बात करेंगे, 22-23 के तुलना में 23-24 में कितने परसेंट, तो 18.13% का मतलब क्या होता है, वृद्धि देखने को मिलता है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन में अगर वृद्धि अगर देखने को देखेंगे तो रेवेन्यू कलेक्शन में कितना है, तो रेवेन्यू कलेक्शन में आप देखोगे तो 10.48%, ठीक है, तो 10.48%। राजस्व संग्रह में 10.48, GST संग्रह में 18.13% देखने को मिला। यहाँ से फिर अगर हम रिपीट करेंगे तो रिपीट ऐसे कर सकते हो आप, 2017-18 में जितना राजस्व संग्रह था ना, वो 23-24 में जाके मतलब क्या होता, सीधे दोगुना हो जाता। 17-18 में 17,236 करोड़ था, ठीक है, मतलब 17,236 करोड़ था। और 23-24 में कितना हो जाता है, 34,541 करोड़ हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब चलेंगे आगे के टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय का स्थापना दिवस, तो हाल ही में 2 अप्रैल 2024 को बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। तो जरा इसके संदर्भ में हम लोग पढ़ लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी, कहाँ पे की गई थी, ये हमारे एग्जाम के मद्देनजर, ठीक है, महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है। तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के घटकों में से एक है। बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने 2 अप्रैल 1927 को पटना में बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। तो बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना पटना में की गई थी, कब की गई थी, तो क्या बताएंगे, 1927 में की गई। कब की गई, तो 1927 में की गई, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब की गई, तो 1927 में की गई। किसने किया, तो तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने, ठीक है। कब किया, तो 2 अप्रैल 1927 को, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी व्हीलर ने 2 अप्रैल 1927 को, ठीक है, पटना में, ठीक है, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की क्या की स्थापना की। अविभाजित भारत की बात करेंगे, क्योंकि डेट टाइम पाकिस्तान का बंटवारा तो हुआ नहीं था। तो अविभाजित भारत में पशु चिकित्सा महाविद्यालय का 5वां सबसे पुराना महाविद्यालय था। ब्रिटिश सरकार ने पशु चिकित्सा महाविद्यालय मुख्य रूप से अपने घोड़ों के उपचार के लिए खोला था। क्या चीज के उपचार के लिए खोला गया था, तो अपने घोड़ा के उपचार के लिए खोला था, क्योंकि तब ब्रिटिश सेना में घोड़ों की मतलब क्या होती थी, अहम भूमिका होती थी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बात कर लेता हूँ बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के संदर्भ में। 2024 में स्थापना दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को, कितने नंबर के था, तो 57वां नंबर के था, ठीक है। बात करेंगे स्थापना कब हुआ, तो स्थापना इसका पटना में किया गया। कब किया गया, तो 1927 में इसका स्थापना किया गया, ठीक है। किसने किया, तो उस समय के बिहार और उड़ीसा के तत्कालीन गवर्नर की बात करें, कौन थे, सर हेनरी व्हीलर ने किया, ठीक है। ब्रिटिश भारत का अगर बात करेंगे, अविभाजित भारत या फिर ब्रिटिश भारत कर लिए, तो ये 5वां सबसे बड़ा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको स्थापना करने का पर्पस की बात करेंगे, तो पर्पस क्या था, तो ब्रिटिश सरकार ने यह पशु चिकित्सा महाविद्यालय मुख्य रूप से अपने घोड़ों के उपचार के लिए किया था, क्योंकि ब्रिटिश सेना में, ठीक है, घोड़ों की अहम भूमिका होती थी। अब आते हैं बिहार पशु विज्ञान विद्यालय, जिसको क्या बोलते हैं, बासु के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, बिहार पशु, ठीक है, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या होगा, बासु। इसके संदर्भ में थोड़ा फैक्ट है, उसको भी जरा हम लोग देखते हैं। तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के माध्यम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2016 में की गई थी। द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो दूसरा कब से कब है, 2012 से 2017 तक, ठीक है। उसके बाद अभी कौन सा चल रहा है, 4th नंबर के चल रहा है। चौथा कृषि रोड मैप का समय काल बताइए क्या है, 2023 से लेके 2000, 26 ठीक है, तक। 28 तक, ठीक है, कब तक है, 28 तक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चौथा कृषि रोड मैप का समय काल कब तक है, 2023 से लेके 2028 तक है। अभी जो है दूसरा कृषि रोड मैप की बात करेंगे, जो कि 12 से लेकर 17 तक चली थी, में बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। तो ये भी पूछेगा किस कृषि रोड मैप में, ठीक है, बिहार में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था, तो सेकेंड वाले में था, ठीक है। इस नए विद्यालय के गठन के लिए बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान को बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा इस नए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय
और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के 6 नए संस्थानों को भी हस्तांतरित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे सबौर कुबर। ठीक है, इस सबौर की बात करेंगे। सबौर पहले कहाँ पे पड़ता है बता सकते हैं? सबौर, सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? सबौर भागलपुर में। भागलपुर। हाँ ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? सबौर की बात करेंगे तो भागलपुर में है। ठीक है, तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो सबौर कुबर, सबौर कुबर किसकी किस्म है? तो धान के नई बीज की किस्म है। किसकी है? पूछा जा सकता है। ठीक है, सबौर कुबर की बात करेंगे, किसकी किस्म है सबौर कुबर? ठीक है, तो धान की किस्म है। ठीक है, तो सवार कुबर बीज की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वर्ष से किसानों को उपलब्ध होगा। प्रारंभ में बीज बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्ष 2023 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की फसल की एक नई किस्म विकसित की है, जिसका नाम क्या है? सबौर कुबर। ये बहुत महत्वपूर्ण बन जा रहा है, याद कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करें इसके खोजकर्ता कौन है, तो ध्यान रखिएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय से संबंध वनस्पति अनुसंधान केंद्र धानी विक्रमगंज के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और डॉक्टर कमलेश कुमार के द्वारा इसको खोजा गया। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता का नाम क्या है? कृषि वैज्ञानिक के नाम डॉक्टर प्रकाश सिंह और डॉक्टर डॉक्टर प्रकाश सिंह कमलेश और डॉक्टर कुमार। कमलेश कुमार। डॉक्टर प्रकाश सिंह और डॉक्टर कमलेश कुमार का नाम ध्यान में रखना है। ठीक है, परियोजना क्या है? तो अखिल भारतीय एकीकृत चावल सुधार परियोजना के अंतर्गत इसको विकसित किया गया है। बुआई का समय क्या होगा? तो बीज बिना रोपाई के सीधे लगाए जा सकते हैं, मतलब रोपाई नहीं करना पड़ेगा। धान का खेती करते हुए आप लोग देखा, पहले इसके रोपाई करना पड़ता है, मतलब घना तौर पे कहीं ना कहीं छोटा जगह में क्या होता है, बहुत सारे के बीज को डाल देते हैं। जब वहां फसल जब वहां से छोटा छोटा जब इसका पौधा निकल आता है तो उसको उखाड़ते हैं, फिर जाके खेत में जाके इसको लगाते हैं, मतलब डायरेक्ट जाके खेत में धान की पौधा को नहीं बोते हैं। लेकिन इसको जब बीज बिना रोपाई के सीधे लगाए जा सकते हैं, जलवायु के अनुकूल और कम पानी में भी उगाया जा सकता है। इस बीज की फसल की बात करेंगे, 115 से 120 दिन में मतलब क्या हो जाएगा? ये तैयार हो जाएगा। इसका उत्पादन की बात करेंगे, जो सामान्य धान जो होता है उससे मतलब 1.5 गुना अधिक इसका उपज होगा। औसत उत्पादन की बात करेंगे प्रति हेक्टेयर, ठीक है, एक हेक्टेयर में 55 से लेके 60 कुंटल तक मतलब ये उपज देगी। अब गुणवत्ता कैसी है? तो कतरनी और सांबा मसूरी जैसी गुणवत्ता होगी, मतलब क्वालिटी की बात करेंगे। ऑलरेडी भागलपुर का कतरनी, ठीक है, भागलपुर का कौन सा चावल होता है? भागलपुर का कतरनी चावल है ना, जो कि काफी अधिक पॉपुलर है। ठीक है, प्रतिरोध की बात करेंगे। बासमती भी तो होता है। हाँ, भागलपुर कतरनी उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, बीज में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बीज जीवाणु एवं फफूंद जनित रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। यह किस्म तना छेदक, पत्ती छेदक तथा भूरा शेप शुकर के प्रति भी मतलब क्या होता है? सही सुन होता है। तो इन सारे चीजों से मतलब संबंधित है सबौर। ठीक है, सबौर की बात करें, सबौर कुबर क्या है? ये धान की किस्म है और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्रकाश सिंह और डॉक्टर कमलेश। देंगे। ये सामान्य धान से मतलब क्या होगा? 1.5 गुना अधिक मतलब उपज देगा। कम समय में पक जाएगा, 115 से 120 दिन में क्या होगा? पक जाएगा, मतलब 4 महीने इसको लगेंगे पकने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए, जलवायु के अनुकूलन भी है, कम पानी भी मतलब क्या होगा? लेगा ये। ठीक है, और औसत उपज की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, तो प्रति हेक्टेयर की बात करेंगे तो 55 से 60 कुंटल ये देगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ठीक है, समझ गया? और कोई डाउट? बताइए, नाम क्या है? सवार सवार पूरा सबौर नाम क्या है? कुंवर। सबौर कुंवर। ठीक है, सवार कुबर। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? प्रकाश और प्रकाश और डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर किसके द्वारा प्रकाश सिंह और विकसित किया गया डॉक्टर है? कमलेश। नाम भूल गए अभी? डॉक्टर प्रकाश सिंह एंड डॉक्टर कमलेश कुमार। कमलेश। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर बात करेंगे इसके विकसित करने का, तो इसे विकसित किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर प्रकाश, क्या नाम है? तो डॉक्टर प्रकाश सिंह। ठीक है, डॉक्टर प्रकाश और सिंह। डॉक्टर कमलेश। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 115 से 120 दिन में ये पक जाएगी। सामान्य धान से 1.5 गुना ज्यादा अधिक उपज देगी। पानी भी कम लेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी सामान्य धान से क्या अलग है। जापानी इंसेफ्लाइटिस,
जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण और जागरूकता अभियान। संदर्भ की बात करें, हाल ही में बिहार सरकार ने जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण और जागरूकता अभियान शुरू किया है और जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो सबसे पहले जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात करेंगे, किसके वजह से होता है, तो वायरस की वजह से होता है। किसके वजह से होता है, वायरस या फिर विषाणु की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में, ठीक है, एक्यूट एन्सेफ्लाइटिस सिंड्रोम जिसको एईएस कहा जाता है, कि 35% मामले में जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस जिम्मेदार है। ठीक है, भारत में जो होता है एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो होता है उसके 35% मामले में, ठीक है, उसमें क्या है, जापानी इंसेफ्लाइटिस ही आपको देखने को मिलता है। बिहार के 12 जिला इससे बहुत अधिक प्रभावित है। कुछ दिन पहले आपने देखना होगा मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चे जो थे बीमार पड़ रहे थे, और सब ने बोला से लीची खाने की वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ के अफवाह वगैरह फैला रखा था। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस के चपेट में ही मुजफ्फरपुर के बहुत सारे बच्चे आ गए थे। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर से बहुत प्रभावित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी आदि, ये सब के सब जो है ध्यान रखेंगे तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित है। इस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से जो प्रभावित बच्चे जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा किस वायरस का जिम्मेवार माना जाता है, तो जापानी इंसेफ्लाइटिस। अब देखेंगे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बात करेंगे तो इस बीमारी से रोकथाम के लिए बिहार सरकार की क्या पहल है, उस पे भी जरा हम लोग क्या है बात करने वाले हैं। तो बिहार सरकार की कौन सी पहल है, ठीक है। तो हाल ही में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन ने ये इस बीमारी के इलाज के लिए 25 दवाओं की एक सूची जारी की जो जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा खरीदी जाती है। कितनी दवाइयों की सूची जारी की गई है, तो 25 दवाओं की 25। सूची एक जारी की गई है, ध्यान में रखेंगे। 25 दवाओं की सूची जारी की गई है। और इसको कैसे देंगे, तो आंगनबाड़ी केंद्रों पे ओआरएस एवं पैरासीटामोल सिरप की उपलब्धता होगी। ठीक है, ओआरएस भी होगा, साथ में पैरासीटामोल सिरप भी दी जाएगी। ठीक है, विभिन्न अस्पतालों में, ठीक है, एईएस किट, मेडिकल किट उपलब्ध होगा। ये इस बीमारी की रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स भी बनाया जाएगा। लोगों के लिए क्या सलाह है, तो बच्चों को रात में पूर्ण आहार खिलाकर ही सुलाए और सुबह पानी भी पिलाए। ठीक है, मतलब बच्चे को रात में पूर्ण आहार देना है और साथ में सुबह पानी पिलाना उठते ही। गर्मियों में बच्चों को ओआरएस और नींबू चीनी पानी घोल कर दें। अब देखेंगे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जो की बात करेंगे, तो इसकी बीमारी का कारण क्या है, तो सूक्ष्म जीव जापानी इंसेफ्लाइटिस सहित एईसी कई अलग अलग विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रसायन, विषाक्त पदार्थों आदि के होने वाले नैदानिक रूप में समान तंत्रिका संबंधी अभिलक्षणों का एक समूह है। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया कोई लक्षण नहीं है बल्कि एईस का संकेत है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में एईस के 98% मरीज, ठीक है, किससे पीड़ित है, तो हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित है। डॉक्टर अरुण शाह जो है ना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मुजफ्फरपुर में ही बैठते हैं। ठीक है, और मतलब बेहतरीन, मतलब भारत के चाइल्ड स्पेशलिस्ट में बात करें तो इनका ना मतलब बहुत ही उच्च स्थान आता है डॉक्टर अरुण शाह का। डॉक्टर अरुण शाह टी जैकब जॉन द्वारा मुजफ्फरपुर में वर्ष 2014 में किए गए मेडिकल अध्ययन से पता चला कि हाइपोग्लाइसीमिया ही वह कारण था जिसके कारण बिहार में इंसेफ्लाइटिस की पहचान हुई। तो मुजफ्फरपुर में इस बीमारी से बहुत सारे बच्चे जो से ग्रसित थे, कुछ दिन पहले काफी चर्चा में भी रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब पूरा विश्व का नजर जो था मुजफ्फरपुर में पड़ गया था, इंसेफ्लाइटिस का इतना अधिक मामले में देखने को मिला था। ठीक है, और जो कि बच्चों में था। ठीक है, सबको बोला गया से लीची के खाने से बीमारी हुआ है। ठीक है, और कुछ ना कुछ कारण ये भी था क्योंकि लीची का महीना चल रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे लीची में विषाक्त पदार्थ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अध्ययन के अनुसार लीची फल में मौजूद, ठीक है, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपिल, क्या लिखा हुआ यार, ठीक है, क्या नाम है इसका, मिथाइलिन, ठीक है, साइक्लोप्रोपिल, ठीक है, ग्लाइसिन जानवरों में, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया का कारण बनता है। लीची में मौजूद विषाक्त पदार्थ बच्चों जो रात में बिना खाना खाए सोते हैं और गिरी हुई लीचियां खाते हैं, वे रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर की बात करेंगे तो स्तर को कम कर देता है और ये बच्चे सुबह बेहोश पाए जाते हैं। ठीक है, तो लीची खाने से भी मतलब ये डिजीज हुआ था क्योंकि जो जो बच्चे में ये बीमारी पाया गया ना, तो पूरा तो मुजफ्फरपुर का एसकेसीएमच बोलते हैं, मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज पूरा मतलब भरा हुआ था बच्चों से। तो ज्यादा में मतलब यही पाया गया सबने मतलब लीची खाई थी, समझ रहे हैं ना। और सबने मतलब गांव देहात में क्या होता है, पेड़ वगैरह गिरा हुआ लीची उठा के खा लिया। ठीक है, सबने खाया, हम लोगों ने भी खाया था। तो बच्चे ने भी यही किया और चले गए घर पे, किसी को बताया नहीं। और गांव देहात में देखेंगे ना बच्चे लोग शाम में जल्दी सो जाते हैं, फिर वो उठाने के समय भी वही दिक्कत होती है, रात में बहुत सारे बच्चे बिना खाना खाए हुए सो गए। और इस वजह से मतलब डिजीज का मतलब काफी अधिक मतलब क्या हुआ, फैलाव हुआ। बिहार में एईस रोग फैलने के अन्य कारण, रोग नियंत्रण केंद्र
अटलांटा और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में ये इस प्रबंध जिलों में गर्मी, नमी, अस्वच्छता स्थिति और कुपोषण मिलकर इस बीमारी के प्रसार में मतलब क्या देते हैं, तो योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछा जा सकता है। हालांकि अब इसका टीका उपलब्ध हो गया है, तो उसी को लेकर प्रश्न था। सरकार जो थी टास्क फोर्स भी इसके लिए गठन की है। तो एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण जागरूकता अभियान बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। SIS के 35% मामलों में आपको जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस ही मतलब जिम्मेदार माना गया था। बिहार का कौन सा जिला इससे बहुत अधिक प्रभावित है, तो ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर है, सिवान है, शिवहर है, सारण है, सीतामढ़ी है। ठीक है, समझ गए। अब चलेंगे और कौन सा प्रश्न, वो भी जरा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखोगे शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। ठीक है, तो शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस UDISE क्या होता है इसको देखेंगे। ठीक है, तो हाल ही में बिहार में छात्र छात्राओं को विद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि बिहार में कई निजी विद्यालय, ठीक है, UDISE, ठीक है, पोर्टल पे पंजीकृत नहीं। इसका कुछ फुल फॉर्म होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए बच्चों को बिहार में एडमिशन कैसे होता है, ऑनलाइन कर दिया ना सब कुछ, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है मैट्रिक इंटर में एडमिशन लेने के लिए, है ना। स्पेशली इंटर में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए क्या है, फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है। तो फॉर्म वगैरह भरने का प्रक्रिया सब तो कर दिया, लेकिन पता चल रहा है से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज जो है सब मतलब रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, माइक बंद कीजिए। तो विद्यालयों की मान्यता और प्रमाणन के लिए प्रत्येक विद्यालय सरकारी या फिर निजी हो, मैटर नहीं है, तो UDISE प्लस पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEPC ने UDISE प्लस पोर्टल पर पंजीकरण के संबंध में स्कूलों को निर्देश भी जारी किए हैं, जो अनिवार्य है। ठीक है, अब क्या क्या निर्देश जारी किया गया देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, UDISE पोर्टल प्रत्येक पोर्टल वर्ष 12-13 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था UDISE पोर्टल को, तो 2012-13 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए डाइस को जोड़ता है। यह विद्यालय शिक्षा की सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS में से एक है, जिसे 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालयों, 9.6 मिलियन शिक्षकों और, ठीक है, 264 मिलियन छात्र छात्राओं का डेटा है, मतलब इतना अधिक यहाँ पे डाटा है। ठीक है, UDISE प्लस पोर्टल मूल UDISE पोर्टल का एक नया और अद्यतन संस्करण है। डेटा प्रविष्टि में तेजी लाने, डेटा सटीकता बढ़ाने और इसे सत्यापन को आसान बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 18-19 में, ठीक है, UDISE प्लस पोर्टल को लॉन्च किया। मतलब UDSI लॉन्च कब हुआ था, UDISE लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2012-13 में। इसी का प्लस पोर्टल को लॉन्च कब किया गया था, 2018-19 में लॉन्च किया गया। इसका डाटा मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर आधारित है, विद्यालय, छात्र और शिक्षक। मतलब मुख्यतः क्या यहाँ पे डाटा है, क्या चीज का डाटा है, विद्यालय का डाटा है, और किसका डाटा है, तो यहाँ पे छात्रों का डाटा है। ठीक है, और किसका डाटा है, तो यहाँ पे शिक्षकों का डाटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इस साइट पे डाटा की बात करेंगे तो विद्यालय कितने, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी विद्यालय दे दिया है। ठीक है, 1.5 मिलियन से अधिक विद्यालय है। 9.6 मिलियन की बात करें यहाँ पे टीचर है, केवल बिहार की नहीं बात हो रही, पूरे भारतवर्ष की बात हो रही है। और 264 मिलियन की बात करेंगे तो यहाँ पे 264 मिलियन क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट है। ठीक है, सब ये डाटा है। ठीक है, तो 1 मिनट आपसे बोला तो आप लोग तो कहानी सुनते रहते हो। बोला UDSI का फुल फॉर्म चेक करने के लिए, क्या है UDSI का फुल फॉर्म? फुल फॉर्म यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन होता है। हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखें क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट, फिर से इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर हाँ एजुकेशन। हाँ, ठीक है, तो कब लॉन्च किया गया था शिक्षा मंत्रालय के द्वारा? 2012-13 UDIS 12-13 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसी अब UDSI प्लस कब लॉन्च किया गया? 2018-19 में। तो 2018-19 में लॉन्च किया गया, 6 वर्षों के बाद। ठीक है, तो इस पे क्या है, तो इस पोर्टल पे क्या है, मुख्यतः डाटा है। किसका डाटा है इस पोर्टल पे? स्कूल का, बच्चों का और शिक्षक का। हाँ, सरकार के द्वारा क्या निर्देश किया गया है, जो विद्यालय UDSI पे अभी तक मतलब अंकित नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं, उसको भी मतलब क्या करना है, से इस पे ऐड करना है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको मतलब क्या करना है, इस पे ऐड करना है। किस राज्य का विद्यालय नहीं जुड़ा हुआ है, तो बिहार का। ठीक है, तो शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस UDISE प्लस हाल ही में बिहार में छात्र छात्राओं को विद्यालयों में प्रवेश पाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि बिहार के कई निजी विद्यालय, ठीक है, UDSI पोर्टल पे पंजीकृत नहीं, सरकारी तो नहीं है, सरकारी तो है लेकिन निजी विद्यालयों को
इस पे नहीं पंजीकृत किया गया था। सरकार का कहना है निजी प्लस सरकारी सारे विद्यालयों को मतलब क्या करना है, तो इसमें मतलब क्या करना है, पंजीकृत करना है। ठीक है, हाँ ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए बाकी जो है सो कल के क्लास में करेंगे। और क्या है इसमें, कितना बच जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या इसमें? इस पेज को करवा देता हूँ, कितना बचा हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन का और ले लेते हैं। ठीक है, गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम। ठीक है, तो बिहार के 23 जिलों में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए घर पर छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम कहाँ पे चलाया जा रहा है, बिहार में। रीजन क्या है, तो 23 जिलों में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोरलिटी रेट, ठीक है, कितने पे कैलकुलेट किया जाता है, 100 पे कैलकुलेट किया जाता है, फिर 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है शिशु मृत्यु 1000 दर। पे 1000 पे। ठीक है, तो 1000 1000 पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब इसके लिए कौन कौन सा कार्यक्रम है, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार बिहार में IMR की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में 29 है। ठीक है, कितना है, 29 है। और नेशनल कितना है, तो नेशनल मतलब 30 है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, बिहार में कितना है, 29 है। और राष्ट्रीय कितना है, तो क्या बताएंगे, 30 है। राष्ट्रीय कितना है, तो राष्ट्रीय 30 है। ठीक है, 30 है। बिल्कुल। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर को और कम करने तथा और बेहतर शिशु देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बच्चे के तीसरे छठे नौ में, बच्चे के तीसरे छठे नौवें 12वें और 15वें महीने में, ठीक है, आशा कार्यकर्ता शीघ्र स्तनपान शुरू करने, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने और जीवन के दूसरे वर्ष तक स्तनपान जारी रखने, मतलब समझ, इसको जरा समझ लीजिए। इस कार्यक्रम में क्या क्या रहेगा, तो बच्चे को तीसरा छठा और 9वें 12वें और 15वें महीने में आशा कार्यकर्ता शीघ्र स्तनपान शुरू करने। ठीक है, 6 महीने तक केवल स्तनपान। ठीक है, मतलब माँ का दूध केवल 6 महीने तक देना है। ठीक है, और जीवन के दूसरे वर्ष तक, मतलब 2 वर्ष जब तक बच्चा का पूरा ना हो जाए तब तक मतलब क्या होना चाहिए, उसका स्तनपान जारी रहना चाहिए। साथ में उसको टीकाकरण लगवाना है। ठीक है, पोषण का भी मतलब क्या रखना है, ख्याल रखना है। ठीक है, और प्रारंभिक बचपन देखभाल विकास की प्रोत्साहित करने हेतु घरों का भी मतलब दौरा किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता माताओं को, ठीक है, टेक होम राशन, ठीक है, होम टेक जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है ना, मतलब क्या होता है, आशा मतलब आंगनबाड़ी सेंटर वगैरह पे क्या होता है, जो मतलब माएँ जो होती है, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह जो होती है, उन लोग को मतलब पौष्टिक आहार वगैरह उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, बच्चे को भी मिलता है, गर्भवती महिलाओं को भी मिलता है, उसको होम टेक कहते हैं। ठीक है, और पोषण पोषण विशिष्ट परामर्श की सुविधा भी प्रदान करेगी। और स्वास्थ्य दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चे के वजन और विकास की भी निगरानी को रिकॉर्ड करेगी। मतलब बच्चा का वजन वगैरह देखा जाएगा, इससे मतलब बच्चा का वजन जो एक उचित वजन होना चाहिए वो है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर उसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। कम वजन वाले बच्चों की पहचान करके ऐसे बच्चों का मतलब क्या रखा जाएगा, विशेष ख्याल रखा जाएगा। इसमें भूमिका किसकी होगी, तो आशा कार्यकर्ता का और कहीं कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी भूमिका होती है। आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों का समग्र अस्तित्व और विकास पर, ठीक है, वास की भूमिका से डायरिया, निमोनिया और अल्प पोषण के बारे में भी मतलब जागरूकता उपलब्ध करवाई। ठीक है, और आशा कार्यकर्ता घर घर जाके चेक करेगी से भाई साहब यहाँ पे बच्चे का क्या स्थिति, उसका वेट कितना हो गया, नहीं हो गया, और फिर वहां से जो डाटा मिलेगा तो उस अनुसार उस बच्चे का देखभाल करा जाएगा। ठीक है, HBYC कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम पूर्वगामी गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम पर भी मतलब क्या है, विस्तार है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि मुख्यतः मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इन्फेंट मोरलिटी रेट जो है, ठीक है, शिशु मृत्यु दर जो है, मतलब उसको क्या करना है, कम करना है। हालांकि बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है, 29 सर। 29 है। ठीक है, 29 है। ठीक है, और पूरे भारत में कितना है, भारत का कितना है, तो क्या बताएंगे, 30। 30 है। ठीक है, है। मतलब इसमें ऐसी चीजों को प्रावधान किया गया जो कि मुख्यतः शिशु मृत्यु दर को मतलब क्या करना है, कम कम करना है। करना। ठीक है, कम करना ध्यान में है। रखना है। ठीक है, तो हीट वेव से प्रश्न पूछा गया था 69 BPSC में, तो कल की क्लास में पोषण वाटिका, हीट वेव वगैरह जो है सो कल के क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये जो बीपीएससी का जो सॉरी ये जो करंट अफेयर जो केजीएस का जो है ना, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब प्रीलिम्स के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। ठीक है, ये दोनों के लिए बना है, इसीलिए इसको डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सभी लोग, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा जब आप लोग घर से इसको एक बार पढ़ कर आओगे। ठीक है,
तो ज़्यादा नहीं 8-9 पेज के देता हूँ, हर महीने में तो निकलवा लिया करो इसको, ठीक है, हेल्पफुल होगा। और बिहार का भी क्वेश्चन तो इससे बन जाएगा, प्लस बिहार का मेंस में अच्छा खासा वेटेज होता है, तो उसमें भी आपको मेंस में आपको लिखने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा है और इसको हर महीने में निकाल लिया करना आप लोग।